हेलो, जय श्री राम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आखिर डेयरी फार्म फेल क्यों हो जाते हैं? एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म के पीछे क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या टिप्स वो अपनाते हैं, क्या क्या चीजें वो अपने फार्म में इंप्लीमेंट करते हैं ताकि एक सक्सेसफुली डेयरी फार्म बिजनेस रन करते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डेयरी फार्म बिजनेस के बारे में जानेंगे, उसके पूरे बेसिक्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या खर्चे होते हैं, क्या क्या आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, ये सब बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग को समझने से पहले हम उससे पहले जान लेते हैं कि डेयरी फार्मिंग में कितना क्या स्कोप है। दोस्तों, स्कोप की बात करें तो डेयरी फार्मिंग के आज जो भी प्रोडक्ट्स है वो हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं, हर घर में यूज किए जाते हैं। जैसे कि दूध की ही बात कर लो तो दूध हर घर में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो शहर की बात करें या फिर गांव की बात कर रहे हैं। दूध से बनने वाले जो प्रोडक्ट है जैसे कि घी हो गया, छाछ हो गया, मक्खन हो गया, ये सभी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स हर घर में हर जगह यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे में इस डेयरी फार्मिंग का जो मार्केट है वो काफी बड़ा है, जो कस्टमर ऑडियंस है, कस्टमर बेस है, वो भी काफी ज्यादा बड़ा है। तो ऐसे में इस डेयरी फार्मिंग बिजनेस को स्टार्ट करके आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इस डेयरी फार्मिंग को आप सक्सेसफुली रन करके काफी अच्छा मुनाफा, काफी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से जो किसान ध्यान नहीं रखते तो उनके डेयरी फार्म फेल कर जाते हैं और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो है कि जो व्यक्ति डेयरी फार्म स्टार्ट कर रहा है उसका स्वयं का उस काम में इंटरेस्ट ना हो पाना। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे डेयरी फार्मिंग को आपको रेगुलर खुद मॉनिटर करना पड़ेगा। दूसरों के भरोसे आप इस फार्म को नहीं छोड़ सकते। आपको स्वयं को वो चीज आनी चाहिए, खुद को आपको वो काम में मजा आना चाहिए, पसंद होना चाहिए, तभी आप उस काम को लंबे समय तक कर पाओगे और एक अच्छा खासा लंबे रन में प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे। क्योंकि इनिशियली तो आपका स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट ही इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे ही नहीं, अपना अमाउंट ही रिकवर करने के बारे में बार बार सोचेंगे। इसके बाद अगला जो रीजन है वो ये है कि इनिशियली यानी स्टार्टिंग में आपको अपने बच्चों की तरह इस बिजनेस को चलाना पड़ेगा, उसकी केयर करनी पड़ेगी। थोड़ा इधर उधर जाएगा तो उसको डांटना ठपकारना, मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब अपने खुद के एफर्ट्स लगेंगे। दूसरों के भरोसे ये काम नहीं होने वाला है। फिर एक सर्टेन लेवल आएगा जहां पे आप उस काम को ऑटोमेट करके फ्री हो सकते हो, अपने आप काम होने लगेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में आपका फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसे आप अपनी जो लेबर भी है उनको गाइड करोगे कि इस तरीके से ये काम होना चाहिए, इस तरीके से आपको केयर करनी चाहिए। फिर ये मॉनिटर करना कि आपकी लेबर सही तरीके से, आपके जो नीचे एम्प्लॉयज है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीजें आपको मतलब ध्यान रखना होगा एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म चलाने के लिए। और इन्हीं चीजों के चक्कर में जो किसान नहीं करते हैं ना, वो फेल होते हैं इस काम में। और अगला रीजन है वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इन द सेंस, ये वीडियो में आपको आगे भी देखने को मिलेगा, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं आपको बता देता हूं डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग यानी डायरेक्ट कस्टमर को पहुंचाना, तो उसमें आपका ज्यादा मार्जिन होता है। बीच में अगर बिचौलिए आ जाएंगे तो आपके मार्जिन तो वही खा जाएंगे, तो आपकी कॉस्ट रिकवर, मतलब आपका जो जितना इन्वेस्टमेंट होगा आपको इतना फायदा नहीं हो पाएगा, मार्जिन नहीं बन पाएगा अपना कि आप उससे प्रॉफिट अर्न करो। अब चलिए दोस्तों, वीडियो के मेन टॉपिक पर हम बात करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट डेयरी फार्मिंग बिजनेस। डेयरी फार्मिंग बिजनेस को आप कैसे शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स के अनुसार आपको काम करना होता है। जैसे कि पशुओं का उचित नस्ल का सिलेक्शन आपको करना पड़ता है, पशुओं का अच्छा ब्रीड का सिलेक्शन आपको करना पड़ता है। उसके बाद इन पशुओं की आपको रहने की व्यवस्था करनी पड़ती है, पशुओं के खान पान की व्यवस्था करनी पड़ती है और पशुओं की देखभाल करनी पड़ती है। इसके साथ साथ आपको शेड का भी आपको बनाना पड़ता है। शेड के अंदर आपको पानी, खाना, पान, बिजली, शुक्ला, इन सब की आपको शेड के अंदर व्यवस्था करनी पड़ती है। अब चलिए दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके हम डिटेल में समझते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ दूध के हिसाब से ज्यादा उत्पादन देने वाली, दूध का ज्यादा उत्पादन कर देने वाली भैंस की ब्रीड्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली हो गई अपनी भदवारी, सेकंड मुर्रा, फिर दोस्तों जाफराबादी, फिर महसाना। तो ये सारी कुछ ब्रीड्स हैं जो काफी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करती हैं। वहीं दोस्तों बात करें गायों की ब्रीड्स की, तो सबसे अच्छी होती मानी जाती है दोस्तों अपनी साहिवाल। इसके बाद गिर गाय भी काफी अच्छी मानी जाती है। वहीं बात करें अपन इंटरनेशनल यानी विदेशी जो नस्लें हैं उनकी, तो उसमें जर्सी ब्राउन फिश काफी अच्छी मानी जाती है। और एक और ब्रीड है होस्टलिन फ्रिसेन, तो ये दोनों काफी अच्छी ब्रीड मानी जाती है। इंटरनेशनल ब्रीड है, मतलब बाहर की ब्रीड है जो हमारी इंडिया की नहीं है ये। अगली बात जो हमें ध्यान रखना है हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो है दोस्तों हाउसिंग यानी कि शेल्टर। किस तरीके का आप अपना शेड बनाते हैं, उसमें प्रॉपर व्यवस्थित जगह होनी चाहिए, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, शुद्ध पानी, क्योंकि इससे अगर शुद्ध पानी नहीं होगा तो आपकी भैंसों की और गायों की सेहत पे
फर्क पड़ेगा और उससे सीधा फर्क आपके रेवेन्यू पे भी पड़ेगा। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। फिर शेड के अंदर आपको उनके प्रॉपर जगह हो, ऐसा नहीं कि काफी ज्यादा टाइट आपने कर दिया हो और उनको घूमने फिरने की और मतलब ऐसी थोड़ी जगह ही नहीं मिल रही, काफी कंजेस्टेड एरिया हो, तो ऐसा अपन को ध्यान रखना है। इसके बाद अगली जो जरूरी चीज है वो है कि आप जो अपना कैटल फीड दे रहे हैं, यानी कि आपको जो दाना शुक्ला सानी दे रहे हैं वो एक पोषक तत्व हो, मतलब उसमें पोषक युक्त हो। क्योंकि अगर आप अच्छे क्वालिटी का और अच्छा दाना बीज नहीं देंगे, खिलाएंगे नहीं, तो वो दूध अच्छा नहीं देंगे, उनकी सेहत पर फर्क पड़ेगा, जिससे सीधा सीधा आपका मतलब प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, तो प्रॉफिट भी कम ही होगा। दोस्तों अगली जो जरूरी चीज है डेयरी फार्मिंग के लिए वो है आपको केयरिंग करना आना चाहिए, अच्छे से पशुओं की देखभाल करना आना चाहिए। टाइम टू टाइम उनका टीकाकरण कराएं, उनको टाइम टू टाइम नहलाएं धुलाएं ताकि वो बीमारी मुक्त रहें, और अच्छे से मतलब दोस्तों उनको हाइजीन का और इन सब चीजों का अच्छे से ध्यान रखें ताकि बीमारी ज्यादा ना फैल पाए। अब दोस्तों आपने जान लिया कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे नए नए ब्रीड्स का आप चयन कर सकते हैं, कैसे शेड्स बना सकते हैं, कैसे आप फीडिंग कर सकते हैं, कैसे आप पशुओं की केयरिंग कर सकते हैं। आपने ये सब जान लिया है, और अगर आपने ये सब जान लिया है और आपने एक कदम लिया है कि आप इस डेयरी फार्मिंग बिजनेस को शुरू करेंगे, तो इस बिजनेस में आने वाली परेशानियों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि डेयरी फार्मिंग बिजनेस में कौन कौन सी कठिनाइयां है, कौन कौन सी डिफिकल्टीज है जो आपको उठानी पड़ सकती है। दोस्तों इस बिजनेस का सबसे बड़ा चैलेंज तो यह है कि जो पढ़े लिखे युवा है वो इस बिजनेस की तरफ नहीं जाते। अगर मजबूरी में जो पढ़े लिखा युवा है वो इस बिजनेस को स्टार्ट करने का कदम ले लेता है, तो समाज से उसको पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव बातें सुनने को नहीं मिलती है। क्योंकि हमारे समाज के लोगों की सोच कुछ इस प्रकार है कि ये जो डेयरी फार्मिंग बिजनेस है वो सिर्फ अनपढ़ लोगों के लिए, बिना पढ़े लोगों ही इस डेयरी फार्मिंग बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन अगर पढ़ा लिखा युवा इस डेयरी फार्मिंग बिजनेस को करना चाहता है तो समाज में सबसे पहले उसको टैकल करना पड़ेगा। समाज की जो बातें हैं उसे ओवरकम उसको करनी पड़ेगी, फिर उसको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि कोई सा भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं होता है, डेयरी फार्मिंग बिजनेस में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, तो उसे प्रूफ करना आपको पड़ेगा। दोस्तों डेयरी फार्मिंग बिजनेस में अगला चैलेंज ये है कि ये काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है इसमें स्टार्टिंग में, क्योंकि दोस्तों आपको शेड बनाना है, उसके बाद अच्छी नस्ल की गायें भी लानी है। लेकिन आप भी दोस्तों मतलब इनिशियली 3-4 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें भी अच्छी भैंस या अच्छी गाय लेंगे तो 1 या 2 ही अच्छी गाय भैंस आ पाएंगी। लेकिन आप छोटे लेवल से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, ये इसकी अच्छाई भी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा है। अगर आप 10 भैंस भी लाएंगे तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपकी हो जाएगी इनिशियली। दोस्तों डेयरी फार्मिंग बिजनेस का अगला चैलेंज ये है लैक ऑफ मैनेजमेंट एंड नॉलेज। दोस्तों अगर आप डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास डेयरी फार्मिंग बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका जो डेयरी फार्मिंग बिजनेस है वो शायद लाभकारी ना हो सके। ऐसे ही जो डेयरी फार्मिंग बिजनेस में जो मैनेजमेंट होता है, किस तरीके से आपके जो पशु है उसको मैनेज करना है, किस तरीके से उन्हें देखभाल करना है, किस तरीके से उनकी फीडिंग करवाना है, ये जो पूरा मैनेजमेंट आपका जो शेड करेगा, पूरा फार्म करेगा, वो भी उसका भी आइडिया आपको होना चाहिए। यानी कि आपको भरपूर नॉलेज होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके फार्म को किस तरीके से मैनेज किया जाए उसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। दोस्तों डेयरी फार्मिंग का एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद जो आप भैंस या गाय ला रहे हैं उनमें दोस्तों प्रेगनेंसी, यानी जो आप बीज डलवाते हैं उसके थ्रू प्रेगनेंसी ना हो पाना, ये एक समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इसका आपको मतलब थोड़ा पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो सीड या जो सीमेन यूज कर रहे हैं वो एक अच्छी क्वालिटी का हो, इसके अलावा अच्छा ब्रीड का वो हो, इसके बाद जो उसकी प्रोसेस है, जिसको सही प्रोसेस से उसको मतलब भैंस में इंजेक्ट किया जाए या गायों में इंजेक्ट किया जाए, तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि काफी महंगा ये पड़ता है एक बार डॉक्टर को बुलाकर सीमेन इंजेक्ट करवाना। अगला चैलेंज ये है दोस्तों कि अगर आपका जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है वो आप किसी मिडल मैन को या फिर किसी डेयरी को दे रहे हैं, तो उसके थ्रू आपका मार्जिन काफी हद तक कम हो जाता है, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी कम हो जाती है, तो आप लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो ये चैलेंज ये आता है कि आप अपना अगर नेटवर्क बना रहे हैं, आप डायरेक्ट कस्टमर को सेल कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन एक बार अगर आपका नेटवर्क बन जाए तो आप काफी अच्छा मुनाफा और काफी अच्छा मार्जिन रख के बिजनेस कर पाएंगे। और बात करें टियर 1 टियर 2 सिटीज में, दोस्तों यहाँ पे लोग इतनी अच्छी अर्निंग होती है लोगों की कि एक अच्छा शुद्ध और बिल्कुल प्योर फॉर्म का जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसके लिए 100-100 रुपए लीटर तक देने को तैयार होते हैं। वह आप किसी कंपनी के थ्रू टाई अप करेंगे, कंपनी को अपना
अपना दूध बेचेंगे तो वहां पे आपका मार्जिन काफी हद तक कम हो जाता है। यानी कि आपका दूध मतलब 50 रुपए लीटर तक भी जा रहा है, क्योंकि मैं गांव में रहता हूं तो हमें पता है कि फैट के थ्रू दूध जाता है, तो जो डेयरी पॉइंट होता है जो वहां पे कलेक्ट करता है, तो 50 रुपए लीटर भी अगर दूध जा रहा है फैट के थ्रू जाता है तो वो आपका काफी अच्छा माना जाता है। तो सोचिए कितना बड़ा डिफरेंस यहाँ पे है। अब दोस्तों ये तो जाने हमने डेयरी फार्मिंग के कुछ चैलेंजेस की, कुछ कठिनाइयों के बारे में। अब चलिए बात करते हैं कुछ पॉजिटिव साइड ऑफ डेयरी फार्मिंग, या फिर आप कह सकते हैं डेयरी फार्मिंग के फायदों के बारे में। दोस्तों डेयरी फार्मिंग का सबसे पहला फायदा तो यह है कि आप इसे छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई 9-10 गाय या भैंस नहीं है, 10-12 गाय भैंस नहीं है, तो आप अगर आपके पास 1 या 2 गाय भैंस है तो उससे भी आप इस डेयरी फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों डेयरी फार्मिंग का दूसरा फायदा यह है कि इसमें मार्केटिंग की आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेयरी फार्मिंग डेयरी प्रोडक्ट्स तो हर घर में इस्तेमाल होते हैं, इनकी डिमांड काफी ज्यादा है। यदि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो दूध है वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, यदि आप अपने कस्टमर को ट्रस्ट दिला सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके प्रोडक्ट में किसी प्रकार की मिलावट नहीं है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो चलेगा ही चलेगा, और ज्यादा मार्केटिंग की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिकली सेल होता जाएगा, बिकता जाएगा। दोस्तों डेयरी फार्मिंग का अगला फायदा ये है कि यहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, यानी कि आपका जो एनिमल वेस्ट भी होता है, यानी कि गोबर होता है, उसका उपयोग आपके खेतों में खाद के लिए हो सकता है, या फिर आप चाहें तो गोबर गैस, बायोगैस होता है, वो लगवाकर आपके घरों में कुकिंग के लिए उस गैस को यूज कर सकते हैं। फिर जो वो वेस्ट निकलेगा उसको खेतों में खाद के लिए डाल सकते हैं। तो इसका मतलब टोटली आपका फायदा ही फायदा है। दोस्तों डेयरी फार्मिंग का अगला फायदा यह है कि अगर आप डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो नाबार्ड एक स्कीम है, लोन स्कीम है, NABARD, ये एक स्कीम है जिसके तहत आप गवर्नमेंट से आसानी से इस डेयरी फार्मिंग के लिए लोन ले सकते हैं। और डेयरी फार्मिंग का एक और अगला फायदा यह है कि इसमें हाईली स्किल्ड लेबर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, आपको छोटे मोटे कामों के लिए छोटे मोटे लेबर की ही इसमें आवश्यकता पड़ती है। साथियों डेयरी प्रोडक्ट्स रेगुलर हर घर में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आपका इसमें रेगुलर इनकम का सोर्स है। इसके अलावा दोस्तों इसमें वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स की वेराइटीज है। आप अपने चाहे तो उत्पादन से घी, पनीर, दूध, मक्खन, घी चाहे जो बना सकते हैं, आपकी आवश्यकता मतलब आपकी जो निवेश करने की कैपेसिटी के अनुसार और आपकी स्किल के अनुसार। तो इसमें मतलब वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है जिनके लिए आप अलग अलग चार्ज कर सकते हैं। अब जैसे कि एक आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आप बना रहे हैं घी, तो आपने लिया दूध से जमाया पहले क्या, दही से बनाया उसका मतलब उसको फेंटा और वो क्या आपने तो क्या बना उसका घी तैरने लगा। घी को अपन ने साइड हला के हटा लिया तो नीचे क्या बच गया, छाछ को क्या बोलते हैं अपन, बटर मिल्क। तो बटर मिल्क आपका अलग बिक सकता है, घी अलग बिक सकता है। तो सोचिए आपके मतलब बाय प्रोडक्ट्स भी काफी ज्यादा है, तो इसमें आपको मतलब इनकम के आने के जरिए भी काफी ज्यादा है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं डेयरी फार्मिंग बिजनेस में आप किन किन टाइप की अर्निंग कर सकते हैं, कौन कौन सी डिफरेंट टाइप्स की अर्निंग डेयरी फार्मिंग बिजनेस में होती है। तो सबसे पहली अर्निंग आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। आप डायरेक्ट लोगों के घर घर जाके डायरेक्ट उन्हें दूध बेच सकते हैं, डायरेक्ट उन्हें दही बेच सकते हैं, घी बेच सकते हैं, पनीर बेच सकते हैं, मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर आप बेच सकते हैं। और इन टाइप के प्रोडक्ट से तो आपको हाई रेट ऑफ इनकम मिल सकती है, यानी कि ये हाई रेट में आप इन्हें बेच सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो गोबर रहेगा, वेस्ट रहेगा, उससे आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हो और उसकी सुंदर सुंदर पैकेजिंग करके लोगों को बेच सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पे लोग अवेयर होते जा रहे हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के नुकसान से, तो वो जैविक खाद को अपना रहे हैं। तो ऐसे में आप ये काफी अच्छा काम कर सकते हो, अगर इससे भी आपकी काफी अच्छी अर्निंग हो सकती है। इसके अलावा आप खुद की आउटलेट ओपन कर सकते हो जिससे आपका खुद का दूध, आपकी खुद की पनीर, मक्खन, आपके सारे प्रोडक्ट्स बिके, क्योंकि ये दिन भर चलता है। आउटलेट में तो क्या दिन भर खुली रहेगी, बिकेगा, तो काफी अच्छा ये रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगली मेन बात है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, आप इस बिजनेस को करते जाओगे, वैसे वैसे आपकी पशुओं की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि नए नए पशु आते जाएंगे। यानी कि एक पशु है, भैंस है, उसका नया पशु आएगा, तो उसके थ्रू पशु की संख्या बढ़ती जाएगी। तो इन पशुओं को आप चाहें तो बेच सकते हैं दूसरे किसानों को, या फिर आप चाहें तो अपने व्यवसाय को भी बड़ा कर सकते हैं। तो इसमें एक अर्निंग के काफी ज्यादा आपकी स्कोप है। अब चलिए दोस्तों लास्ट में डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले आपको रिसर्च करनी चाहिए। डेयरी फार्मिंग के बारे में आपको नॉलेज गैदर करना चाहिए, इंफॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए जितनी भी पॉसिबल हो सके, और हो सके तो
तो आपके नज़दीकी डेयरी फार्मिंग के फार्म पर भी आपको विजिट करना चाहिए, वहाँ के ओनर से, वहाँ के लेबर से वहाँ पर बात करना चाहिए, आपको वहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो किस तरीके से डेयरी फार्मिंग को मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके से वो पशुओं को आहार दे रहे हैं, किस तरीके से वो पशुओं को पालन कर रहे हैं। तो आप ये सब वहाँ पर जाके ऑब्जर्व करिए, फिर ही थोड़ी सी नॉलेज लेके, थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आप अपना खुद का डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करें। इसके अलावा दोस्तों आप अपना खुद का फीड भी बना सकते हैं। अगर आप अपना खुद का फीड बनाने लग गए तो आपको किसी दूसरे से अपने पशु के लिए फीड लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ ही साथ अगर आप फीड बनाना सीख गए तो आप अपना खुद का फीड का ब्रांड भी बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको मार्केट भी रिसर्च करना पड़ेगा, लोकेशन भी रिसर्च करने पड़ेगा कि आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हो वहां के कंज्यूमर उस मार्केट में, उस लोकेशन में है या नहीं, तभी आप उस लोकेशन में आप डेयरी फार्मिंग बिजनेस शुरू करिए। इसके साथ ही दोस्तों आप कृषि विज्ञान केंद्र से आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। उस ट्रेनिंग में आप सीखोगे कि आप किस तरीके से डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, किस तरीके से कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, किस तरीके से आप कम खर्चा करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप उस ट्रेनिंग में सीखोगे तो आप उस ट्रेनिंग को भी कर सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा डेयरी फार्मिंग बिजनेस का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और क्या अच्छा लगा, क्या सवाल है आपके, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। और चैनल पर पहली बार हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तब तक के लिए मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।